तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस आईआईटी जेएम फिजिक्स लेक्चर सीरीज ऑफ मैकेनिक्स। और आज के इस लेक्चर के अंदर अपन फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ सवाल है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने भी डायनेमिक वाला पार्ट था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे, सो उनको ही कंटिन्यू करते हैं। और आज इस सेशन को कंप्लीट करके हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो ट्राई करते हैं इसको अभी कंप्लीट करके रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। तो शुरुआत करते हैं इन सवालों से। सो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इस सवाल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज वापस से उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, सो आप अगर नए हैं, आपका ये पहला सेशन है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम असाइनमेंट वगैरह अपलोड करते हैं जो भी हम पढ़ाते होते हैं। तो मैकेनिक्स का कोर्स चल रहा है और ये लगभग 5 6 7 दिन और चलेगा। सो 5 6 दिन के अंदर मैकेनिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, सो आप अगर रेगुलर हमारे साथ ही तैयारी करना चाहते हैं आईआईटी जेम 2025 2026 की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंस इट्स टू लेट फॉर यू एंड मी एज वेल, कि हमारा जो ये सेशंस हैं जो अभी थोड़ा लेट चालू हुए हैं, बट अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जल्दी हम हमारे ऐप के ऊपर भी एक प्रॉपर बैच लॉन्च करेंगे जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो उसकी अपडेट जो है आपको दिसंबर तक मिल जाएगी, मैं थोड़े दिनों में आपको दे दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। ठीक है, सो ये सवाल क्या है, टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर फ्रॉम द आर्म ऑफ ए बैलेंस। तो एक बैलेंस तराजू टाइप का है, उससे आपने दो बॉडीज को सस्पेंड किया गया है। द मास ऑफ वन बॉडी इज 36 ग्राम। क्या दे रखा है, 36 ग्राम है एक बॉडी का मास, और उसकी डेंसिटी कितनी है, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ द मास ऑफ द अदर बॉडी इज 48 ग्राम, इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर इज वॉट। ठीक है, सो सवाल किस तरीके से पूछा गया है कि एक पानी का टब है, इस पानी के टब के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, और इसको किसी तराजू की सहायता से अपन ने इस तरीके से बैलेंस कर रखा है। और वाटर के अंदर है, ये लिक्विड अगर अपने को मेंशन कर रखा है वाटर है। ठीक है, इस वाटर के अंदर ये अगर बैलेंस है, बैलेंस है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अपेरेंट फोर्स होगा इसका, और यहाँ पे जो अपेरेंट फोर्स होगा इसका, अपेरेंट वेट होगा, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, ये अपेरेंट वेट होता क्या है, तो देखो, इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा mg, और बायंसी फोर्स लग रहा होगा नीचे ऊपर कितना, वी रो जी, या फिर अगर मैं इसको वाटर को सिग्मा मान लूँ तो वी सिग्मा जी। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी अगर रो 1 है, इसकी डेंसिटी अगर रो 2 है, ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आया, अपेरेंट वेट, जो कि दोनों का क्या होगा, सेम होगा। कितना आया, mg माइनस वी सिग्मा जी, आया ना। तो यहां से मास को मैं क्या लिख सकता हूं, m इक्वल्स टू क्या होता है, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। सो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम डेंसिटी जी माइनस वी सिग्मा जी। यहाँ से अगर मैंने वी और जी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, रो माइनस सिग्मा। अगर ये मेरे पीछे नहीं आ रहा है तो सही है, ठीक है, दिख जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास अपेरेंट वेट कितना निकल के आया सर, वी की वैल्यू अगर वापस से अगर मास के अंदर पुट कर दे तो क्या आएगी, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m अपॉन में रो। सो m अपॉन में रो ब्रैकेट g रो माइनस सिग्मा। तो हमारा अपेरेंट वेट का जो फॉर्मूला आया निकल के, वो आया है क्या, mg अपेरेंट वेट इज mg अपॉन में रो ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक की डेंसिटी रो 1 है, एक की डेंसिटी रो 2 है। सो अपेरेंट वेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास m1 g अपॉन में रो 1 ब्रैकेट रो 1 माइनस सिग्मा। अपेरेंट वेट ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा, m2 g अपॉन में रो 2 ब्रैकेट रो 2 माइनस सिग्मा। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीजें क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब m1 g ब्रैकेट रो 1 माइनस सिग्मा अपॉन में, हम्म इससे दिक्कत हो गई, बट ये स्टोरेज कैसे फुल बता रही है, जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे।
होपफुली अब दिक्कत ना करे। कर रहा है। एक सेकंड जस्ट बस। इसको आगे सॉल्व कीजिए, आप एक बार वैल्यूज पुट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, m1g रो वन माइनस सिग्मा इक्वल्स टू अपॉन में रो वन इक्वल्स टू m2g अपॉन में रो टू माइनस सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से g से g कैंसिल हो गया। m1 की वैल्यू अपने पास दे रखी है कितनी, m1 द मास ऑफ द वन बॉडी इज 36 ग्राम, 36 इंटू वन अपॉन में रो वन, इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है 9, और रो वन वापस कितनी दे रखी है 9, और सिग्मा आपके पास, सिग्मा कुछ मेंशन है क्या, सिग्मा अपने पास है 1, इक्वल टू m2 अपने को फाइंड आउट करना है, m2 अपने को फाइंड आउट करना है, द मास ऑफ द अदर इज 48, अच्छा ये दिया है 48, रो टू अपने को फाइंड आउट करना है, रो टू माइनस वन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते थे, यहाँ से कितना हो गया 8 छंग 48 और 9 चौका 36, 9 9 कट गया, रो टू इक्वल्स टू रो टू माइनस वन। तो यहाँ से अपने पास, वेट, 9 चौका 36 होता है, 4 टाइम्स हो गया ना, 4/9, यहाँ से अपने पास कितना है 4/9 इक्वल्स टू रो टू माइनस वन अपॉन में रो टू। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 4/9 रो टू इक्वल्स टू रो टू माइनस वन, और रो टू 4/9 रो टू इक्वल्स टू वन, तो यहाँ से ये कितना आ गया अपने पास 5/9 रो टू इक्वल्स टू वन, सो रो टू डेंसिटी निकल के आई अपने पास 9/5। एक बार फिर से देख लेते हैं कोई कैलकुलेशन में एरर हुई है क्या। हाँ, हाँ फिर से कर देते हैं, यहाँ पे 6 आएगा। एक तो फ्लो अगर बिगड़ जाता है ना तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाता है। एक मिनट वापस से कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पास मास दे रखा है 36 ग्राम, नीचे रो वन अपने पास दे रखा है कितना 9, इंटू 9 - 1 इक्वल्स टू 48 अपॉन में रो टू, ब्रेकेट रो टू माइनस वन। ठीक है, सो 8 8 6 48, 6 छंगा 36, 3 दूना 6, 3 3 9, तो यहाँ से 2/3 आया अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से 2/3 इक्वल्स टू रो टू, यहाँ पे आ गया रो टू माइनस वन, तो रो टू इक्वल्स टू कितना आ गया, अगर ये वन उधर भेज दे और रो टू इधर भेज दे तो अपने पास कितना आ जाएगा, रो टू माइनस 2/3 रो टू इक्वल्स टू वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, रो टू बाई थ्री इक्वल्स टू वन। सो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपने पास निकल के आई है 3 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज और करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। क्या सही बात है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं, और अच्छा सवाल। हाँ, क्या सवाल है, एन इन्वर्टेड बेल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द लेक। अच्छा ये सवाल मैंने करा दिया था क्या? नहीं, नहीं कराया था। तो आपको होमवर्क दिया था मैंने ये सवाल, थोड़ी सी मेरा कैलकुलेशन है तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये वाला सवाल हो चुका था। इस सवाल के अंदर क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस इज रो एंड दैट ऑफ वाटर इज सिग्मा, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन ए मास एम ऑफ आइस मेल्ट्स। सो एम मास की आइस मेल्ट होती है,
क्या मेल्ट होने से इसके मास के अंदर कोई चेंज आएगा? नहीं। चेंज किसके आएगा? इसके वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही तो वॉल्यूम भी चेंज होना पड़ेगा। सो एम इक्वल्स टू क्या होता है? मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, आया ना? सो मास इनिशियल वुड बी इक्वल टू मास फाइनल, आया ना? तो यहां से अपने पास इनिशियल के अंदर मास कितना था? सो हमारे पास इनिशियल के अंदर मास था m, so density of the what will be the decrease in the volume when the mass of m of ice melt? so m मास की आइस थी और मेल्ट हो गई है, अब अपने पास क्या बन रही है? so m इक्वल्स टू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द आइस इज रो इनटू v इनिशियल, ठीक है। फाइनल के अंदर क्या हो जाता है? इसका वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाता है, तो यहाँ पे जो मास होगा वाटर का वो कितना होगा? सिग्मा इंटू वी फाइनल, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपने पास निकल के आया रो वी इनिशियल इक्वल्स टू सिग्मा वी फाइनल, राइट। अब इसके व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम? सो डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना आया वो अपने को देखना है। सो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये अपने को निकालना है। तो वो कितना होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो यहाँ से वी फाइनल अपने पास क्या आया? रो अपॉन में सिग्मा माइनस वन और वी इनिशियल, ठीक है जी। अब वी इनिशियल में निकाल सकता हूँ यहाँ से, वो कितना है? एम अपॉन में रो। सो रो अपॉन में सिग्मा माइनस वन इंटू एम अपॉन में रो। सो यहाँ से अगर मैं रो को अंदर डिवाइड करूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा? एम ब्रेकेट वन अपॉन में सिग्मा माइनस वन अपॉन में रो, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। equal masses equal masses of water and a liquid of density 2 are mixed together, then the mixture has a density of, so दोनों का मास क्या है? सेम है और उनकी डेंसिटी थोड़ी डिफरेंट है। सो वाटर की डेंसिटी कितनी है? वन मानी अपन ने, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? टू। सो अगर उनके मासेस बराबर है, सो मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी d1v1 इक्वल टू d2v2 हो जाएगा, क्योंकि m1 बराबर किसके है? m2 के है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना? वन। इसका वॉल्यूम कितना? v1 मान लेते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इतनी, इसका कितना? टू, और इसका वॉल्यूम कितना मान लेते हैं? v2। सो v1 बराबर कितना आ गया अपने पास? 2v2 के बराबर आ गया, ठीक है। पहली लाइन से अपन ने कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी, वो ये है। अब आपसे पूछा है व्हेन वी मिक्स दिस देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर? तो अपन इसको जब मिक्स करेंगे, क्या मास के अंदर चेंज होगा? टोटल मास के अंदर नहीं। सो m1 प्लस m2 किसके इक्वल होगा? टोटल मास ऑफ ओवर मिक्सचर, ठीक है। अब टोटल मास को अपन क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये डेंसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है। सो m1 प्लस m2, तो यहां से m1 अपने पास कितना आएगा? d1v1 प्लस d2v2 इक्वल टू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपने पास? v1 प्लस v2 इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आ रहा है अपने पास d1v1 प्लस d2v2 अपॉन में v1 प्लस v2। d1 और d2 में क्या रिलेशन है? d1 और d2 में क्या रिलेशन है? d1 है अपने पास वन, v1 हमारे पास कितना है? v1 है हमारे पास 2v2, सो 2v2 लिख दिया, प्लस प्लस, मैं परेशान हो जाऊंगा इस ऐप की वजह से, प्लस 2v2। जस्ट अ सेकेंड दीजिए। इस चीज को फिगर आउट करना पड़ेगा, आखिर ये दिक्कत क्यों कर रहा है। एक बार सॉल्व कीजिए आप इसको, आगे क्या आ रहा है?
ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू निकल के आ रही है 2v2 इंटू वी2 की वैल्यू, v2 ही रखो, d2 की वैल्यू कितनी है 2v2 अपॉन में v1 प्लस वी2 करेंगे तो v1 को 2v2 प्लस वी2, तो टोटल कितना आ गया अपने पास 4/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। ए बॉडी ऑफ ए बॉडी ऑफ डेंसिटी d1 इज काउंटर पोस्ट बाय mg, किसके द्वारा काउंटर पोस्ट की जाती है, mg के द्वारा, ऑफ वेट, mg ऑफ वेट ऑफ डेंसिटी d2। तो अपने पास मान लीजिए एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट ए वाली बॉडी है, और इसकी डेंसिटी कितनी है d1। इसको बैलेंस किया जाता है किसके द्वारा, mg वेट के द्वारा, जिसकी डेंसिटी कितनी है d2 इन एयर। एयर के अंदर आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। देन द ट्रू ट्रू मास ऑफ द बॉडी इज, आपसे इस ए बॉडी का ट्रू मास कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इसके ऊपर अगर अपन देखें, इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा, इसके ऊपर जो अपेरेंट वेट होगा, जो अपन ने अभी निकाला था अपेरेंट वेट, वो कितना होगा, mg माइनस वी डी जी। वी क्या है, इसका वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो वो कितना आएगा, तो सेम काम आप जहाँ पे वहाँ पे जो किया था वही काम यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ से इसका मास कितना होगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से इसकी डेंसिटी कितनी हो गई d1 और इसका वॉल्यूम कितना हो गया v। सो d1 माइनस डी ब्रैकेट कितना g और बाहर क्या आ गया v। अगेन इस v को आप वापस क्या लिख सकते हो, वापस क्या लिख सकते हो, v को आप इसका वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा अपने पास मास अपॉन में डेंसिटी। तो मास अपॉन में डेंसिटी कितनी है इसकी d1 ब्रैकेट d1 माइनस डी इंटू जी। ठीक है, ये इसका अपेरेंट वेट हो गया। अच्छा, इसके लिए अपेरेंट वेट कितना होगा, सेम m अपॉन में d2 ब्रैकेट d2 माइनस डी इंटू जी। क्या ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये काउंटर पोस्ट किए हुए हैं। सो यहाँ से अपने पास इन दोनों को अगर अपन इक्वेट करेंगे तो वो कितना आएगा, m अपॉन में d1 ब्रैकेट d1 माइनस डी जी इक्वल्स टू m अपॉन में d2 ब्रैकेट d2 माइनस डी इंटू जी। जी से जी कैंसिल हो गया। तो m कितना है अपने पास यहाँ से, m ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई डी टू अपॉन में 1 माइनस डी बाई डी वन। सो दिस इज द अपेरेंट, दिस इज द ट्रू मास ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है अपने पास, ए वुडन ब्लॉक विथ ए कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप, इसके टॉप के ऊपर आपने क्या किया है, एक कॉइन को रखा है, और ये क्या कर रहा है, ये जो ब्लॉक है ये फ्लोट कर रहा है वाटर के अंदर, एज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस L एंड H आर शोन देयर, आफ्टर सम टाइम द कॉइन फॉल्स इनटू द वाटर, देन क्या होगा, क्या ये ब्लॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, वाटर लेवल ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, तो इस कॉइन की बात करें अगर, तो कॉइन क्या होता है, या तो पीतल का होता है या फिर किसी और मिक्स हैवी मेटल का होता है। तो उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली इन दोनों से ज़्यादा होगी, इसका मतलब इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए इसका वेट भले ही ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा जब इसको ब्लॉक के ऊपर रखेंगे। बट अगर इसको निकाल के पानी के अंदर डालेंगे तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब अगर ये यहाँ से हटा तो ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, तो एल क्या करेगा, डिक्रीज। और क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये वाटर लेवल, ये जो वाटर लेवल है वो भी क्या करेगा, नीचे जाएगा, तो एच भी क्या करेगा, डिक्रीज। तो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बोथ एल एंड एच डिक्रीज। ठीक है, आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं घर के ऊपर, थोड़ा सा प्रिसाइसली करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, ए कंक्रीट स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज अ कैविटी ऑफ रेडियस आर विच इज पैक्ड विद ए सोडस्ट। सोडस्ट क्या होती है, जो खाती वाला काम करते हैं, तो वहां पे जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको बोलते हैं अपन सोडस्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपने एक स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इसके अंदर आपने एक छोटा स्फीयर बनाया, और इस छोटे स्फीयर के अंदर आपने क्या भर दी, सोडस्ट भर दी। तो बाहर से ये कंक्रीट का है और अंदर से क्या है, इसमें सोडस्ट भरी हुई है। ठीक है,
अब इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, एक लिक्विड के अंदर डाल दिया, जो लिक्विड क्या है, वाटर है आई गेस, ठीक है, जो भी लिक्विड है उसके अंदर सबमर्ज कर दिया और ये पूरी तरह से डूबा हुआ है, ठीक है, डूबा हुआ है और इक्विलिब्रियम के अंदर है। इसका मतलब क्या है, जितना इसका वेट होगा और जितना इसके ऊपर बायंसी फोर्स लग रहा होगा, एफ बायंसी अपॉन में एफ वेट, सो एफ बी इक्वल्स टू किसके होगा, एफ वेट के होगा। तो यहाँ से सवाल अगर पढ़े, द स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ द कंक्रीट एंड सोडस्ट आर रेस्पेक्टिवली 2.4 एंड 0.3। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फ्लूइड। तो अगर मैं यहाँ पे लिक्विड लेता हूं तो लिक्विड के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। सो आगे क्या बोल रखा है, अगर उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.4 और 0.3 है, तो सॉडस्ट की डेंसिटी कितनी है, 0.3, और अपने पास कंक्रीट की डेंसिटी कितनी है, 2.4। और ये क्या करता है, फ्लोट करता है एंड इट्स एंटायर वॉल्यूम इज सबमर्ज, तो ये पूरी तरीके से अंदर डूबा हुआ है अंडर वाटर। रेशियो ऑफ मास ऑफ कंक्रीट टू मास ऑफ द सोडस्ट विल बी व्हाट। सो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, सो आपसे m1/m2 के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करो, पहले तो इनके रेडियस के अंदर क्या रिलेशन होगा उसके बारे में पता करते हैं। तो क्या करते हैं, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ जो इसका ग्रेविटेशनल वेट होगा, इसका जो वेट होगा वो बायंसी के साथ क्या रहेगा, बैलेंस होगा। सो एफ बायंसी अपन निकालते हैं पहले तो। सो बायंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्या वो अपने मटेरियल की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं, वो डिपेंड करती है कि कितना वॉल्यूम आपने ऑक्यूपाई किया वाटर का और डेंसिटी ऑफ वाटर। सो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर अपन ने रो मान ली, तो अगर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको दे रखी तो आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड सीधा 1 मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब या कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि बाहर का हिस्सा तो वही है ना, वही तो अपन कवर कर रहे हैं। तो डेंसिटी कितनी, 1 और इंटू जी। अच्छा, एफ वेट, तो वेट के अंदर देखो दो कंपोनेंट है, एक तो आपकी सोडस्ट का है वेट और एक है आपका कंक्रीट का वेट, तो दोनों को अपन को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सोडस्ट प्लस मास ऑफ कंक्रीट इंटू जी। सो मास ऑफ सोडस्ट के लिए अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटू उसकी डेंसिटी। सो वॉल्यूम कितना होगा सोडस्ट का, 4/3 पाई, क्योंकि वो छोटे आर वाली में है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू उसकी डेंसिटी अपने को दे रखी है 0.3, प्लस कंक्रीट क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कंक्रीट यहां से यहां तक भरी हुई है, यहां से यहां तक भरी हुई है बस, तो मुझे आर में से इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, आर क्यूब माइनस आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, वो कितनी दे रखी है, 2.4 इंटू क्या जी। तो एफ बायंसी आ गया, एफ वेट आ गया, इन दोनों को इक्वेट करेंगे अगर अपन, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, अगर 4/3 पाई कॉमन ले लूँ, 4/3 पाई, बाहर क्या है जी, अंदर क्या है 0.3 आर क्यूब माइनस प्लस 2.4 आर क्यूब माइनस 2.4 आर क्यूब इक्वल किसके, 4/3 पाई जी कैपिटल आर क्यूब पे, 4π/3 और 4π/3 पाई कट गए और जी से जी कट गए, तो अपने पास जो इक्वेशन निकल के आई उसको सॉल्व करें अगर, तो 0.3 आर क्यूब में से 2.4 करे तो माइनस का 2.1 स्मॉल आर क्यूब, यहाँ पे आपके पास 2.4 आर क्यूब है, राइट हैंड साइड के अंदर सिर्फ आर क्यूब है, इसको उधर भेजा तो यहाँ पे बचा 1.4 आर क्यूब, ये इधर क्या है माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया 2.4 आर क्यूब। सो यहाँ से आर अपॉन में आर का रेशियो अपने पास निकल के आया 21/14। क्या सही बात है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे इस सवाल में पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द मास रेशियो ऑफ मास ऑफ कंक्रीट टू मास ऑफ सोडस्ट विल बी। यहाँ से अगर अपने को रेशियो ऑफ मास पूछा है तो अपन क्या करेंगे, m1 अपॉन में m2। m1 कितना है, m1 है हमारे पास 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, m क्या माना है अपन, कंक्रीट, सो कंक्रीट का वॉल्यूम कितना होगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब
अपॉन में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इनटू मास हो गया, वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है अपने पास 2.4 डिवाइडेड बाय 0.3। एक बार चेक कर लीजिए सारे स्टेप। सो द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंक्रीट, ठीक है, डन है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं। सो द मास ऑफ सोडस्ट विल बी, हे भगवान ये आखिर क्यों हो रहा है आज ही। तो आगे क्या आ रहा है, आगे स्टेप निकालते हैं, आगे क्या कर रहा है। तो यहाँ से अगर इसको काट देंगे कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, और यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर 21 डिवाइडेड बाई 14। सो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास, तो सॉल्व कीजिए एक बार। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। सो अगर यहाँ से आर क्यूब कॉमन ले लें तो यहाँ से अपने पास बचेगा आर अपॉन में आर का क्यूब -1 इंटू 8। तो यहाँ से अगर आर अपॉन में आर क्यूब की वैल्यू को अगर अपन स्क्वायर करके घटाएं तो कितना आएगा, 21 का क्यूब -14 का क्यूब डिवाइडेड बाई 14 का क्यूब। एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सो आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए। तो 21 का क्यूब इज इक्वल टू 9261 माइनस 14 का क्यूब, इट इज 2744 डिवाइडेड बाई 2744। so 9261 minus 2744 divided by 2744, so it's approximately 2.375। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 12.375 इंटू 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। A cubical block is floating in a liquid with a half of its volume immersed in the liquid. When the whole system accelerated upward with the acceleration of g/3, the fraction of volume immersed in the liquid will be। तो देखो आपसे क्या पूछा गया है, अगर किसी एक्वेरियम के अंदर, अगर किसी एक्वेरियम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, हाफ सबमर्ज्ड है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से। तो आधा वॉल्यूम इसका क्या है, पानी में है, और आधा किस में है, हवा में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका आधा वॉल्यूम v/2 क्या है, पानी के अंदर है। अब क्या करते हैं, इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन के अंदर, कितने एक्सेलरेशन के साथ, g/3 एक्सेलरेशन के साथ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम सबमर्ज होगा उसके अंदर क्या चेंज आएगा। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड विल बी, उस केस के अंदर क्या होगा। तो देखो जब आप इसको ए एक्सेलरेशन के साथ, मान लीजिए ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर लेके जा रहे हैं, तो अगर आप इसी के ऊपर बैठ गए तो क्या आपको ये लगेगा कि इसके ऊपर एक नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन लग रहा है, सूडो एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, सो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ए एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा, मतलब जी इफेक्टिव आपके लिए अब क्या हो गया, g+a। तो अब अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर अपन वापस से स्टडी करें तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे इस पे लग रहा होगा mg इफेक्टिव, ऊपर इस पे लग रहा होगा v सिग्मा g इफेक्टिव, या मान लीजिए इसका v जो है वो डिफरेंट है, v प्राइम है। तो यहाँ से अपने पास मास इंटू जी इफेक्ट कितना, g+a इक्वल्स टू v प्राइम इंटू सिग्मा इंटू जी इफेक्ट कितना, g+a। तो g प्राइम g+a कट गया, v प्राइम कितना आया, m अपॉन में सिग्मा। और जब आपने इसको एक्सेलरेट नहीं करवाया था उस केस में कितना आ रहा था, mg इक्वल्स टू v सिग्मा जी। तो यहाँ पर v कितना आ रहा है, v क्या, g से g कट गया, तो यहाँ से v कितना आ रहा है, m अपॉन में सिग्मा। क्या ये तो सेम आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम सबमर्ज के अंदर कोई चेंज आया क्या, नहीं। तो पहले कितना था वॉल्यूम सबमर्ज, v/2, अभी भी कितना होगा, v/2। सो ऑप्शन क्या होगा, ठीक है।
तो आप भले इसको एक एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, इसके वॉल्यूम सबमर्ज के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला, वो उतना ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बायंसी फोर्स के अंदर जो जी इफेक्टिव होता है और ग्रेविटेशनल वेट के अंदर जो जी इफेक्टिव होता है, दोनों ही क्या होते हैं, जी इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर देखते हैं। ए वेसल विथ वाटर इज प्लेस्ड ऑन ए वेइंग पेन एंड रीड 600 ग्राम। तो यहाँ पे क्या है, नीचे अपन ने एक वेइंग पेन रख रखा है, वेइंग मशीन रख रखी है, ठीक है। और उस वेइंग पेन का जो है वो कितना रीड कर रहा है, 600 ग्राम, ठीक है। तो इस पूरे एक्वेरियम की बात कर रहे हैं। नाउ ए बॉल ऑफ 40 ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ 0.8 ग्राम पर सीसी इज संक इनटू द वाटर विद अ पिन एज शॉन इन द फिगर। तो एक पिन से अपन क्या कर रहे हैं, इसको दबा के रख रहे हैं ताकि ये बॉल जो है वो ऊपर ना आए, ठीक है। इसका मास कितना दे रखा है, 40 ग्राम, और इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 0.8 ग्राम। कीपिंग सन द वेइंग पेन विल शो ए रीडिंग। तो वेइंग पेन के अंदर क्या रीडिंग शो हो रही होगी, क्या ये 600 हो रही होगी, 600 से ज़्यादा, 600 से कम, या फिर क्या? तो देखो होगा क्या, जब आप इस बॉल को यहाँ पे डाल रहे होंगे तो इसके ऊपर इसका वेट नीचे लग रहा होगा और बायंसी ऊपर लग रही होगी, है ना। तो इसका अपेरेंट वेट कितना हो गया, अपेरेंट वेट ऑफ बॉल वो कितना हो गया, वेट माइनस बायंसी। तो अगर मैं ये अपेरेंट वेट निकालूं तो वो कितना होगा, अपेरेंट वेट वुड बी मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो 40 इंटू जी माइनस इसका बायंसी अगर अपन निकालें तो वो कितना होगा, वी सिग्मा जी। तो इसको अपन डायरेक्ट उस फॉर्मूले से करते हैं, मास अपॉन में रो ब्रेकेट रो माइनस सिग्मा इंटू जी, जो अभी तक अपन करते आ रहे हैं। तो मास कितना है इसका, 40 ग्राम, 1 - सिग्मा अपॉन में रो इंटू जी। तो 41 माइनस सिग्मा कितना है आपके पास, सिग्मा मान लीजिए 1, और इसकी डेंसिटी कितनी है, 0.8, ठीक है, इंटू जी। तो ये कितना हो गया, 10 - 8 मतलब 2/8 मतलब 1/4 मतलब 10 इंटू जी। तो अपेरेंट वेट एक बार देख लेते हैं, आज कुछ ज़्यादा ही एरर हो रही है। 1/4 10, ठीक है। यहाँ से अपने पास 10 g इसका वेट आ गया। ओके, सो नाउ ये 60 ग्राम हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, तो ये अपेरेंट वेट हो गया इसका, ठीक है, mg माइनस वी सिग्मा रो जी। वेल एंड गुड। तो यहाँ से अपने को ये अपेरेंट वेट, ये जो है इसका अपेरेंट वेट ऊपर डायरेक्शन के अंदर होगा, ये वाला नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। हम क्या करेंगे, इस पिन की सहायता से 10 g फोर्स नीचे लगा रहे होंगे, है ना। अगर नहीं लगाएंगे तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी। तो इस पिन की हेल्प से अपन ने क्या किया, 10 g फोर्स नीचे लगाया। अब ये क्या है, उसी पानी के अंदर डूबी हुई है, तो इसका वेट प्लस 10 g और प्लस ये पूरा वाटर, तो टोटल कितना हो गया, 600 g प्लस 10 g प्लस इसका वेट कितना है, mg मतलब 40। तो टोटल कितना हो गया, 650 g। तो अगर आपसे मास की रीडिंग पूछी जाए तो वो कितना आएगा, 650 ग्राम। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना है इसके अंदर, बाकी तो सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, क्या दे रखा है, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शॉन इन द फिगर, देन द वेलोसिटी v ऑफ द लिक्विड इज। तो यहाँ से लिक्विड अपना एंटर कर रहा है और यहाँ से दो हिस्सों से निकल रहा है। सो टोटल वॉल्यूम तो क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, जैसा अपन ने पढ़ा था इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ से जितना वॉल्यूम आ रहा है, जितना मास आ रहा है, उतना ही मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होकर निकलना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 × a, और यहाँ से कितना निकल रहा है, एरिया दे रखा है क्या इनका, हाँ एरिया के रिस्पेक्ट में दे रखा है। यहाँ पे कितना होगा, 1.5 × a प्लस 1.5 × v। ए से ए कट गया,
और यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इधर गया तो 1.5, इधर क्या बचा 1.5 इंटू वी, तो वी कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज और करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। वाटर फ्लोज थ्रू ए फ्रिक्शनलेस डक्ट विद ए क्रॉस सेक्शन वेरिंग एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ से इस डक्ट्स के अंदर से ये वाटर अपना फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे जो एरिया है वो ए है, यहाँ पे एरिया स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी v1, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी v2। देख के बताओ, अगर एरिया घटेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो v2 वुड बी ग्रेटर देन v1 बिकॉज a इज लेस देन कैपिटल A। ठीक है, अब यहां से अगर प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। तो अगर स्पीड बढ़ी तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। यहां से यहां तक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। यहां पे प्रेशर चेंज हो गया, सो प्रेशर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है। यहां पे स्पीड कम मतलब प्रेशर ज्यादा, सो प्रेशर पहले क्या रहेगा, ज्यादा, फिर क्या हो जाएगा, कम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही है। सो प्रेशर का एक्स के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है, तो यहां से यहां तक एक्स अगर मान लें तो यहाँ पे प्रेशर के अंदर क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे स्पीड कम, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा। सो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा, फिर क्या हो रहा है, कम। तो कौन सा ग्राफ सही ढंग से बता रहा है इसको, कांस्टेंट तो नहीं रहने वाला, इस तरीके से ड्रेस्टिक चेंज भी नहीं आने वाला। तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देयर इज अ होल ऑफ एरिया ए एट द बॉटम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, वाटर इज फिल्ड अप टू ए हाइट एंड वाटर फ्लोज आउट इन अ टी सेकेंड। तो टी सेकेंड के अंदर पूरा वाटर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इफ वाटर इज फिल्ड एट अ हाइट ऑफ 4h इट विल फ्लो आउट इन टाइम इक्वल टू वॉट। तो आपसे क्या कहा है, ये आपका एक वेसल है और इस वेसल के नीचे आपने एक छेद कर दिया है। मान लीजिए ये जो वाटर है वो h हाइट तक भरा हुआ था, ठीक है, इसे h हाइट तक अपन ने भरा है। तो यहां से जो वाटर निकल के आ रहा है v स्पीड के साथ, जो कि अपन ने निकाली थी कितनी थी, √2gh। तो यहां से पानी निकलता जाएगा। तो आपसे पूछा है कि कितने टाइम के अंदर इसका पूरा पानी निकल जाएगा। अगर h हाइट पे भरे तो t सेकेंड है, और 4h के ऊपर होगी तो वो कितना टाइम होगा, वो अपने से पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए इस व्हीसल का जो एरिया है, बड़ा वाला टैंक का जो एरिया है, ये टैंक का एरिया अपने पास क्या है, कैपिटल है। इस ओरिफेस का एरिया है स्मॉल है। यहां से यहां तक की जो हाइट है वो h है। तो चलिए इसका डेरिवेशन ही करते हैं। सो अगर मान लीजिए ये आपका विसल है, ठीक है जी, और इसका एरिया कितना है a। यहां से आपने एक छोटा सा छेद किया, उस छेद से पानी निकल के आ रहा है, तो वहां का एरिया क्या है, स्मॉल है। और यहां से अगर मान लीजिए ये हाइट y है, ठीक है, सो स्पीड कितनी होगी, √2gy। ठीक है, तो अगर अगर यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं, वो क्या होगी कि यहाँ पे जो पानी नीचे आ रहा है जिस स्पीड से, जिस वॉल्यूम पर यूनिट टाइम स्पीड से, क्या उसी तरीके से यहाँ पे जो वॉल्यूम है पर यूनिट टाइम निकल रहा होगा। इसका मतलब a इंटू डी वाई बाई डी टी, नेगेटिव साइन बिकॉज यहाँ पे जो y है वो घट रहा है, वुड बी इक्वल टू a इंटू √2gy। कैसे लिखा सर, a1v1 बराबर a2v2 से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो डी वाई अपॉन में √y इक्वल टू माइनस a अपॉन में a √2g dt। इंटीग्रेट करें दोनों साइड में, सो y की वैल्यू h से कहां तक जा रही है, 0 तक, क्योंकि मेरे को इसको खाली करना है। सो y टेंडिंग टू h टू 0। तो डी वाई की अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, y की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 लिमिट h टेंस टू h टू 0। और यहाँ से -a अपॉन में कैपिटल है √2g, टाइम कितना लगा, t। ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर अपन तो क्या आएगा, √y अपॉन में 1/2, तो ये ऊपर 2 चला गया, लिमिट क्या, h से 0 इक्वल टू -a अपॉन में a √2g इंटू टी। तो लिमिट पुट करी तो क्या आ गया, -2√h इक्वल टू -a अपॉन में a √2g t। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से t का फॉर्मूला अपने पास आ रहा है
ए अपॉन में स्मॉल ए रूट 2h अपॉन में जी। दिस इज द टाइम इन विच द वेसल विल गेट एम्प्टी। ठीक है, सो ये टी आपको दे रखा है। अब आप क्या कर रहे हो, इसकी हाइट को कम कर रहे, हाइट को बढ़ा रहे हो किससे, 4h से। तो टाइम में क्या चेंज आएगा, चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो टी इक्वल्स टू ए अपॉन में ए रूट 2h अपॉन में जी। तो टी प्राइम ए अपॉन में ए रूट 2h कितना हो गया, 4h अपॉन में जी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन में ए रूट 2h अपॉन में जी। तो टी प्राइम कितना हो जाएगा, 2t। सो इनिशियल टाइम का कितना टाइम लगेगा, दुगना टाइम लगेगा अगर इसकी हाइट को अपन क्या कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर 8 गुना कर दिया तो कितना टाइम लगेगा, 4 गुना टाइम लगेगा। 16 गुना कर दिया तो कितना कर देगा, 4 गुना टाइम लगेगा। सॉरी, 16 गुना करेंगे तो 4 गुना टाइम लगेगा। ठीक है, 8 गुना करेंगे तो ये तो 2 रूट 2 होएगा, जो कि कुछ मतलब का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। तो आपसे ये सवाल क्या दे रखा है, द डायग्राम शोन इन अ कप ऑफ टी। सो यहाँ पे एक कप ऑफ टी आपके पास दे रखा है, इसको आप क्या कर रहे हो, चम्मच से घुमा रहे हो। तो घुमा रहे हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक वर्लपूल बन जाएगा पूरा। तो इस वर्लपूल के अंदर आपकी जो वेलोसिटी और एक्स का जो डायग्राम है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, इस वर्लपूल के अंदर यहाँ पे जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, और बाहर जाते जाते हैं तो स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो बेस्ट डायग्राम इसको कौन बताएगा, ए बी सी डी। सी तो नहीं हो सकता, ए नहीं, बी यहाँ तो घट घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, और ये डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, इसका थॉट आया कैसे, कैसे आप करोगे इसको। तो देखो, बर्नौली थ्योरम क्या थी, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। और अपन ने जब अपन थ्योरी पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन ने डिस्टेंस के साथ साथ इसके प्रेशर के अंदर क्या वेरिएंस आता है उसके ऊपर एक डेरिवेशन किया था, याद है। अगर आप किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब को घुमा रहे हो, उसके अंदर वाटर को घुमा रहे हो, तो आपके पास कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री बन जाती है ना। तो उसके लिए अपन ने प्रेशर का वेरिएंस निकाला था, वो कितना आया था, प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर करके था, हाफ रो आर स्क्वायर करके था। सो आर स्क्वायर के डिपेंडेंट था। तो यहां से अगर अपन देखें क्लोजली, तो यहां से v इज प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, r के आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, इसका प्रोपोर्शनलिटी लीनियर ग्राफ होगा। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। ए वेसल इज फिल्ड विद वाटर अप टू ए हाइट ऑफ h एज शॉन इन द फिगर। The cross-section area of the vessel is A tiny hole at the bottom of with an area sigma slowly drains the vessel। ये तो सेम सवाल हो गया। The time taken to completely drain the water given by कितना होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, an ideal liquid of density 1 gram per centimeter cube is blowing at a rate of 10 gram per cc through a tube with varying cross section as shown in the figure. The two pressure gauges rest attached at the point A and B। वेंचुरीमीटर आपको दे रखा है। PA and PB is the pressure at respectively if the radius of the tube at a point A and B are 0.2 centimeter and 1 centimeter। so ट्यूब का रेडियस आपको दे रखी है ना 0.2 और 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना है 0.2 और यहाँ कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द डिफरेंस इन प्रेशर पी बी माइनस पी ए इज क्लोजेस्ट टू। तो आप आराम से कर सकते हो, बर्नौली थ्योरम लगा देना। क्या सर, पी ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी एक्सक्यूज मी बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आप वी ए वी बी में कैसे रिलेशन लाओगे, ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू से हो जाएगा, कर लेंगे। यहाँ पे रेट दे रखी है आपको 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसकी इनसाइड एंट्री वाली जो रेट है वो दे रखी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा ना। ऐसे सवाल बहुत करा रखे हैं अपन ने, उसमें करवाए थे थ्योरी में। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसके ऊपर अपन आराम से चर्चा करेंगे। ए वुडन प्लैंक ऑफ लाइट ऑफ लेंथ 1 मीटर
एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज हिंज्ड एट वन एंड टू द बॉटम ऑफ द टैंक एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ से क्या किया, एक वुडन लकड़ी है या फिर ऐसा मान सकते हो बांस की लकड़ी है, उसको आपने क्या किया, एक तालाब वगैरह के अंदर रख दिया और नीचे जाके क्या कर दिया, इसको हिंज कर दिया। ठीक है, सो होगा क्या, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है, ठीक है, लेकिन तैर रही है हवा के अंदर, इसमें पानी के अंदर है ना। द टैंक इज फिल्ड विद द वाटर अप टू हाइट ऑफ 0.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो दे रखी है वो है 0.5 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द प्लैंक इज 0.5। तो आपसे रो वुडन दे रखा है आपको कितना, 0.5 टाइम्स ऑफ रो लिक्विड या फिर वाटर। तो वाटर को अगर अपन 1 मान लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये हो गया। फाइंड द एंगल थीटा दैट प्लैंक मेक विद अ वर्टिकल इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ का जो एंगल है थीटा वो आपसे पूछा गया है, वर्टिकल से ना, विद द वर्टिकल। तो यहाँ से अगर यहाँ पे ये वर्टिकल ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हो क्या रहा होगा यहाँ पे, ये बैलेंस है, बैलेंस है पूरा। क्या, ये जो लकड़ी है वो न तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस किन फोर्सेस की वजह से हो रखी होगी? तो पहली चीज, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, और इसके ऊपर क्योंकि ये क्या है, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसके ऊपर बायंसी फोर्स लग रहा होगा ऊपर, एफ बायंसी। और इन दोनों की वजह से इस पे नेट टॉर्क क्या हो रहा होगा, जीरो होगा। तो टॉ नॉट कितना हो रहा होगा इसके ऊपर, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ से इंच कर रखा है। तो यहाँ पे टॉ नेट इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, जीरो, क्योंकि ना ऊपर कर रही है ना मूव कर रही है, रोटेट नहीं कर रही है, एक जगह पे फिक्स है। ठीक है, सो एफ बायंसी की वजह से टॉर्क और एम जी की वजह से टॉर्क, ये आपको निकालना है और उनको इक्वेट कर देना है, और यहाँ से अपना सोल्व हो जाएगा। तो देखो, ये आपकी लकड़ी हो गई, एलिप्स बन गया, क्या ही करें, स्ट्रेट बना देते हैं, फिर इसको ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट नहीं होगा क्या ये? हम्म, नहीं हो रहा है सर, चलिए फिर से बनाना पड़ेगा। शेप्स 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 शेप्स। तो मान लीजिए ये आपका डंडा है, ठीक है, ओके, और आपका जो वाटर लेवल है वो कहाँ तक भरा हुआ है, 0.5 तक। थोड़ा सा बस अब प्रोजेक्शन करने हैं आपको, ठीक ठीक, और आपका सवाल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, थीटा। यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको दे रखी 0.5 मीटर। तो इस लकड़ी की सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे 0.5 पे। लकड़ी 1 मीटर की अगर, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, 0.5 पे। इस सेंटर के ऊपर इस पे लग रहा होगा एफ जी, एफ ग्रेविटेशनल। सो एफ जी पहले लिखते हैं अपन, कितना होगा, एम इंटू जी। सो एम कितना होगा इसका, इसका मान लीजिए एरिया कितना है, ए, इंटू इसकी लेंथ कितनी है, एल, इंटू एरिया हो गया, और इसकी डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, रो वुडन 0.5। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कितना, एफ ग्रेविटेशनल एम जी इंटू जी। सो रो एल इंटू 0.5 जी, ये आपका एफ ग्रेविटेशनल हो गया। एफ एफ बायंसी की बात करें, सो बायंसी कहाँ लगेगा, बायंसी तो इस सबमर्ज पार्ट को दिखेगा बस, उससे कुछ मतलब नहीं है कि ये लकड़ी कितनी लंबी थी, मुझे मतलब है कि कितना पार्ट उसका पानी के अंदर डूबा हुआ था। सो इस डूबे हुए पार्ट का सेंटर का होगा कहीं यहीं पे, इस सेंटर पे लग रहा होगा क्या, एफ बाय एन सी। तो एफ बाय एन सी अगर कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, वॉल्यूम सबमर्ज इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा इनटू क्या, जी। तो वॉल्यूम सबमर्ज क्या होगा, एरिया इनटू ये लेंथ। अब ये लेंथ कितनी है, तो अगर ये 0.5 है तो मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो मुझे ये वाला कर्ण निकालना है। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस को अगर मैं क्या नाम दूं, डी नाम दे दूं,
डी। सो डी की वैल्यू कितनी आई 0.5 सेक थीटा। यहाँ से अपन अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.5 सेक थीटा, सिग्मा कितना 1, जी कितना जी। तो एफ बी जो है मेरा निकल के आया, एफ बी अगर यहाँ पे भी 1 कर दे मैं एल की वैल्यू तो कितना आ गया ए इंटू 0.5 जी। यहाँ कितना आया 0.5 ए सेक थीटा जी। तो दोनों फोर्सेज आ गए, टॉर्क निकालिए। सो इसकी वजह से टॉर्क आर क्रॉस एफ, सो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, आर क्रॉस एफ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ये क्या है 0.5 सेक थीटा का हाफ है। सो टो ड्यू टू बायंसी इक्वल टू टो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बायंसी की वजह से कितना आ रहा है टॉर्क 0.5 ए सेक थीटा इंटू जी, फोर्स हो गया, फोर्स इंटू यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है 0.5 सेक थीटा का हाफ, और यहां पे कितना आ गया साइन थीटा। ठीक है, और आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ रहा है आपके पास a इंटू 0.5 जी। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है l/2, तो यहां से 1/2 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, ए से ए, जी से जी, बचा क्या 0.5 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपने पास बचा 0.5 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी 2। सो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1/2, कॉस थीटा कितना आ गया 1/√2। सो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो किस एंगल के ऊपर ये बैलेंस होकर रहेंगे 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45। बढ़िया सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। क्या है, देर आर टू आइडेंटिकल स्मॉल होल ऑफ एरिया ए ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए टैंक कंटेनिंग ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द होल्स इज h, tank is resting on the smooth horizontal surface, horizontal force which will has an applied on the tank to keep it on equilibrium is। देखिए सवाल को समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। आपके पास क्या है, एक टैंक है जो कि एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है लिक्विड भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, अब एक छेद नहीं कर रहे हो आप दो छेद कर रहे हो, और दोनों छेद अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो एक छेद आपने यहाँ पे किया, एक छेद आपने यहाँ पे किया, इसकी डेप्थ है h1, इसकी डेप्थ है h2। ठीक है, तो यहां से लिक्विड फ्लो हो रहा होगा और यहां से भी लिक्विड फ्लो हो रहा होगा। यहां से लिक्विड फ्लो होने वाली जो वेलोसिटी वो कितनी होगी √2gh1, यहां कितनी होगी √2gh2। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, दोनों तरफ से पानी बह रहा होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां से पानी तेज बह रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, तो ये पूरा विसल पीछे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। आपसे पूछा है कि वो फोर्स कितना होगा जिससे आप इसको रोके ताकि ये क्या रहे अपनी जगह पे रहे, तो उसके बारे में बात करनी है अपने को। तो कैसे करेंगे सर, तो देखो फोर्स इन वेरिएबल मास सिस्टम, तो वो कितना होता है v इंटू dm/dt, v इंटू dm/dt। तो यहां पे अगर f राइट अगर मैं कहूं और इसको मैं f लेफ्ट कहूं, तो f राइट ये कितना होगा dm/dt इज एरिया इंटू वेलोसिटी। तो v इंटू ये कहां से आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से, तो v इंटू dm/dt कितना होगा यहाँ के लिए एरिया इंटू वेलोसिटी कितनी है √2gh1 अगर h2 है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कितनी हो गई av² यानी 2gh2। तो ये हो गया f राइट। सिमिलरली f लेफ्ट अगर मैं लिखूंगा तो वो कितना होगा a इंटू 2gh1। सो f नेट की बात करें, सो f राइट माइनस f लेफ्ट कितना हो गया a2gh2 माइनस a2gh1। तो अगर 2ag ब्रैकेट कॉमन लिया तो h2 माइनस h1, तो कितना आया 2ag, h2 माइनस h1 कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है h, 2ag h। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा
उसके बारे में पूछ रहा है। तो फोर्स विच विल हैज टू अप्लाइड ऑन द टैंक टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम इज व्हाट? इज रो जी एच। तो ये कितना आ गया? डेंसिटी नहीं है ये इसके अंदर, तो डेंसिटी कहाँ रह गई? तो डीएम बाई डी टी है, तो यहाँ पे डेंसिटी भी आएगी, रो रो रो। तो कितना यार? 2a रो जी एच। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 2 रो ए जी एच। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आज का लास्ट सवाल। ए रेक्टेंगुलर टैंक व्हेन फुल ऑफ वाटर टेक्स 10 मिनट टू बी एम्प्टीड। तो ऐसा तो सवाल कर रखा है अपन ने, और इफ तो क्या होगा? टाइम कितना होगा? ए अपॉन में ए स्क्वायर 2h बाई जी। सो अगर 10 मिनट लग रहे हैं कब? rectangular block full of water take 10 minutes to empty it through an orifice at its bottom. How much time will it take to empty it when the half filled with water? तो हाफ अगर कर दिया तो क्या होगा? सो टी अपॉन में टी प्राइम, टी कितना लग रहा है? ए अपॉन में ए रूट 2h बाई जी। अब इसको क्या कर दिया? हाफ कर दिया, तो रूट 2h बाई 2g। सो ए कट गया, 2h कट गया, जी कट गया, कितना है? रूट 2। तो टाइम कितना लगेगा? टी प्राइम टी अपॉन में रूट 2। तो टी कितना लग रहा था? 10, अब कितना लग रहा है? रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2। सो अगर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1/2 मतलब 5 रूट 2। तो 5 रूट 2 कितना होता है? लगभग 5 इंटू 1.414। तो 15 चौक 60 मतलब 6 पॉइंट समथिंग, 6 से अबव, 6 से अबव होगा, ग्रेटर देन 6 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 7 आंसर होगा। डन है? ठीक है, चलिए एक छोटी सी चीज और बता के इस सेशन को खत्म करते हैं। तो देखो अभी तक अपन ने सारी चीजें पढ़ ली है डायनेमिक्स और उसकी, तो अब थोड़ा सा मैं आपको विस्कस फोर्स के बारे में बता देता हूँ जो कि फ्लूइड के अंदर आता है। ठीक है, सो उसको विस्कोसिटी से अपन पढ़ते हैं। सो विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, जो कि किसकी वजह से आती है? फ्लो के अपोज करने से आती है। जैसे अपने पास फ्रिक्शन पढ़ा था अपन ने, एनएलएम के अंदर अपन ने फ्रिक्शन पढ़ा था क्या, कि आपका जो फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। सिमिलरली लिक्विड्स के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज विस्कोसिटी, जो कि क्या करती है? फ्लो का अपोज करती है। ठीक है, सो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वहां पे तो वो नॉर्मल रिएक्शन से डिपेंड करता था फ्रिक्शन, यहाँ पे वो वेलोसिटी से डिपेंड करता है। सो एफ रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वी। जितनी स्पीड ज्यादा होगी आपका एफ रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। सो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल्स टू माइनस बी वी। एयर के लिए उसका बी अलग होता है और लिक्विड के लिए अलग होता है। तो लिक्विड के लिए अपन इस बी को अपन बोलते हैं इटा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर लिक्विड्स। ठीक है, एयर के लिए अलग होता है, उसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। वहां पे अपने पास ये डिफरेंट टर्म आती है, बी आती है, और बी की वैल्यू अलग होती है। और लिक्विड के लिए इटा आता है, और इटा को अपन क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और यहीं से आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अगर आप लिक्विड के अंदर फ्लो कर रहे हैं तो उनके लिए स्टोक्स लॉ से अपने पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है दैट इज एफ इक्वल टू 6 पाई आर इटा वी। कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, बाकी आप इसका प्रूफ कर सकते हैं बाय डायमेंशनल एनालिसिस। किया होगा आपने 11th-12th के अंदर, तो उस तरीके से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। मान सकते हैं कि एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? ईटा की पावर ए के, आर की पावर बी के, और वी की पावर सी के। उसके बाद में इनकी डायमेंशन एनालाइज करके आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आखिर आया कैसे? तो एक्सपेरिमेंटली अपन ने कहा कि ईटा की कुछ पावर ईटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, कि डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट आपका रेजिस्टेंस फोर्स होगा। आर जो कि आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसकी रेडियस बढ़ा के घटा के देखा होगा उन्होंने, तो देखा होगा कि हाँ भाई किस तरीके से फोर्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। स्पीड उसकी अगर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहा है। तो इन सब से एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये पता किया कि आपका जो ये विस्कोस फोर्स होगा लिक्विड के अंदर, वो किन 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट इज उसकी प्रॉपर्टी, दूसरा उसकी रेडियस, तीसरा वो किस स्पीड के साथ जा रहा है। फिर इनकी किस पावर के साथ अगर वो डिपेंडेंट होगा तो वो अपन ने किससे निकाल लिया? डायमेंशन एनालिसिस। देन एक बार आप कीजिएगा, ये हो जाएगा आराम से। अच्छा, तो अब आपके पास 3 टाइप के फोर्सेस हो गए जब भी आप लिक्विड के अंदर फ्लो कर रहे होंगे। पहला क्या आपके पास? पहला क्या हो गया? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या हो गया? बायंसी फोर्स। और तीसरा क्या हो गया? अगर वो मूव कर रहा है तो उस केस में अपने जो लेयर्स होगी, जो आपके लिक्विड की लेयर्स होगी, वो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगा रही होगी, एंड दैट ड्रैग फोर्स इज 6 पाई आर इटा बी फॉर स्फेरिकल।
अच्छा, अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि अगर वो वेलोसिटी बहुत धीरे है, बहुत स्लो है, बहुत लो वेलोसिटी है, इन दैट केस ओनली आप ये स्टोक्स लॉ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और दूसरा क्या, कि आपका जो ये लिक्विड की जो लेयर्स है वो स्ट्रीमलाइंस होनी चाहिए, ना कि टर्बुलेंस। तो इसको मैं कैसे समझाना चाहता हूँ वो देखिए। तो अगर मान लीजिए आपकी स्फेरिकल बॉल है, तो अगर आपकी लिक्विड लेयर्स कुछ इस तरीके से स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर मूव कर रही है, इन दैट केस ओनली आप स्टोक्स लॉ लगा सकते हो। अगर गलती से यहाँ पे टर्बुलेंस हुआ, तो टर्बुलेंस कैसा है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ये रिंकल्स बन रहे हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स आ रही है, यहाँ पे रोटेशनल आ रहा है इसके अंदर। तो इन दैट केस आप यहाँ पे आपका स्टोक्स लॉ नहीं लगा सकते, उससे जो आपकी कैलकुलेशन होगी उस ऑब्जेक्ट के मोशन की, वो क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो ये लिमिटेशन है इसकी, इसे एज ए लिमिटेशन याद रखिएगा। तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ? फर्स्ट, आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो फ्लो होना चाहिए लिक्विड का वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। नो टर्बुलेंस, फ्री ऑफ टर्बुलेंस होना चाहिए। ठीक है, इसी से आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां से आप निकालते हैं एक क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। तो जल्दी से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो आपके पास तीन फोर्सेस लग रहे हैं, पहला mg, दूसरा v सिग्मा जी, और तीसरा क्या, 6 पाई r ईटा v। तो अगर मैं इन तीनों फोर्सेस की वजह से ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, मतलब ये तीनों फोर्स आपस में क्या है, इक्वेट हो रहे हैं। नेट फोर्स क्या है, 0। तो ये क्या कर रहे होंगे, इक्वेट हो रहे होंगे। तो mg बराबर किसके है, v सिग्मा जी प्लस 6 पाई r ईटा v के। तो यहां से m को मैं क्या लिख सकता हूँ, v रो जी इक्वल टू v सिग्मा जी प्लस 6 पाई r ईटा, और v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ से वी टी का फॉर्मूला निकल के आता है वी जी ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन में 6 पाई r ईटा। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वी टर्मिनल आपके पास आ गया वी जी ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन में 2 पाई r ईटा। ठीक है, तो ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, इसी के ऊपर कुछ सवाल है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, इन दोनों सवालों को ट्राई कीजिएगा, ये और ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और अब नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह ये जो आपने पढ़े होंगे तो उनका आपका रिवीजन होगा। और इस टॉपिक के अंदर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर अपन मैक्सिमम प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, थ्योरी के ऊपर कम ध्यान देंगे, क्योंकि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज़्यादा लेंगे। तो ये 2 या 3 लेक्चर में होगा। तो 2-3 लेक्चर के अंदर अपन इनको कंक्लूड करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपन क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे, सी यू, टाटा, बाय बाय।